हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हमने एक बहुत बड़े लक्ष्य को छोटा-छोटा कर करके प्राप्त करना शुरू किया और अब उसी क्रमबद्धता को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमारा लक्ष्य है कि 5 तारीख तक, 5 फरवरी तक हमें अपना अगला लक्ष्य या मूल लक्ष्य यूनिट 5 को कवर करना है, खत्म करना है। इसी क्रम में जो पहला टॉपिक है वो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के नाम से, बेसिक समझ के नाम से पढ़ा। कल जिसकी क्लास थी, एक छोटी सी आइडियोलॉजी हमें मिली कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है या वो क्या चीज है। उसी के बिहाफ पर हम बाकी की चीजों को पढ़ेंगे। आज हम संविधान के रिलेटेड जो पहला टॉपिक दिया हुआ है उसे पढ़ने वाले हैं, जो कि संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है। मैं यहाँ थोड़े से हाथ पांव फैलाने वाला हूँ, मतलब टॉपिक के आसपास वाले हिस्से को भी कवर करूंगा, ताकि अगर एग्जामिनर थोड़ा सा आसपास की चीजों को भी लेकर क्वेश्चन बनाए तो हम मेरे स्टूडेंट्स कवर कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः कहते हुए और फिर मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल विषय पर आते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट करना है कि जो सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? संविधान सभा। तो ये जो शब्द है संविधान सभा, इस पर बात करते हैं। संविधान सभा क्या है, संविधान सभा की क्या डिटेल्स है, क्या इसकी डिमांड है। देखिए, कल हमने समझा कि हर देश का एक संविधान होता है और वैसे ही भारत के पास भी एक संविधान है। भारत का संविधान या संविधान क्या होता है? संविधान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, स और विधान। ये हम कल डिटेल में पढ़ चुके हैं। विधान माने कानून और कानून मतलब नियमों का समूह। तो इन नियमों को बनाया तो होगा किसी ने, कोई तो व्यक्ति होगा। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे सामने ये सर्वश्रेष्ठ, अब हमारे सामने ये चैलेंज था कि हमारे इस देश को एक ऐसा नियमों का समूह दिया जाए जिससे ये अगले समय या अपने आने वाले भविष्य में अच्छे से कवर होता रहे, अच्छे से इसके लोगों की सुरक्षा हो या अपने उन सभी उद्देश्यों को पूरा कर ले जो एक स्वस्थ देश के उद्देश्य के रूप में माने जाते हैं। अब जैसे ही देश आजाद होता है तो इन नियमों को बनाने के लिए जो सबसे पहला आधार होता है, तैयार होता है, वहां से हम शुरुआत करते हैं। और जो इसे बनाता है वो संस्था, वो लोगों का समूह, क्योंकि अकेले एक व्यक्ति ने तो बना नहीं लिया है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया है। तो वो सभा जिसने संविधान को बनाया या वो लोगों का ग्रुप जिसने संविधान को बनाया, उसे ही संविधान सभा कह दिया गया। तो संविधान सभा आपके दिमाग में सेट हो जाए कि एक ग्रुप था लोगों का जिसने हमारे लिए नियम बनाए। उस समय देश में चलने वाले सारे नियमों का अध्ययन किया होगा, विश्व में जो चलने वाली व्यवस्था है उनका अध्ययन किया होगा। थोड़ा सा उसी बात को फैक्चुअल लयबद्धता के रूप में मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, आप लोग शेयर इसको समझे। पहले हम पढ़ रहे हैं कि भारत का संविधान कैसा वाला संविधान बना। आप सबको एक किताब दिखाई दे रही होगी जो शुरुआत में इंग्लिश में लिखी गई थी, हिंदी में नहीं लिखी गई थी। इसको अपने दिमाग से हटाए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो हिंदी में लिखा गया था, नहीं लिखा गया था। ये पहली एक समझ विकसित कर ले कि इंग्लिश में लिखा गया था और उसके कारण रहे होंगे। अब आज उसकी बुराई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय की जो परिस्थितियां रही होगी, क्योंकि अंग्रेज हमारे शासन को छोड़कर गए थे, तो जो सरकमस्टांसेस स्थितियां बनी होगी तब उस स्थिति में ही बनाया गया। लेकिन जो भी बना वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना। जो उस सभा ने बनाया वो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना। इस संविधान में 22 भाग थे। इस संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। बाद में इनकी संख्या बढ़ी भी, क्योंकि समय समय पर हमने चेंजेस किए।
तो 22 भाग बन करके 25 हो जाते हैं। भाग 4 क, भाग 9 क और भाग 14 क, ऐसे 3 सेपरेट भाग और जोड़ दिए जाते हैं। 395 अनुच्छेद 444 में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे 21 क संविधान का एक अनुच्छेद जोड़ा गया, वैसे ही अनेक संविधान के अनुच्छेद जोड़ करके टोटल संख्या 444 पहुंच जाती है। और 12 अनुसूचियां 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं करते हुए 3 जुड़ती हैं, जिससे हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हो जाती है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें रखनी है। हमारे संविधान में कितने शब्दों का प्रयोग है, तो लगभग 1.5 लाख शब्दों से ये संविधान बना है। विश्व का आकार में सभी प्रकार से सबसे बड़ा संविधान है। अब आते हैं सबसे छोटे, विश्व का सबसे छोटा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद है। तो ये आकार के हिसाब से नहीं है, ये केवल अनुच्छेदों की संख्या, प्रावधानों की संख्या के आधार पर है, इसलिए ये ऑप्शन कभी कभी गलत हो जाता है। हम देखते हैं कि विश्व का शब्द संख्या के आधार पर सबसे छोटा जो संविधान है वो मोनाको नाम का देश का है, और उसमें केवल 3814 शब्द लिखे गए हैं। हमारे संविधान में 1.5 लाख शब्द हैं और उसमें 3814 शब्द है। कोई भी व्यक्ति एक एक वर्ड रट सकता है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद, चीन के संविधान में 138 अनुच्छेद, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद। इस प्रकार हमें आइडिया लग जाता है कि विश्व के संविधान जनरली 100-150 अनुच्छेद के होते हैं। हमारा जो संविधान है वो आज की तारीख में 444 अनुच्छेद का है, क्योंकि यह एक बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ व्यवस्था को अपनाया गया। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। देखो, संविधान क्या एक ही बार बनता है? नहीं, वापिस बन जाता है। जैसे कुछ तो देश ऐसे हैं जहां बार बार संविधान बनाए गए हैं, कुछ देश ऐसे हैं जिनके संविधान बाद में बनाए गए, देश पहले से ही था, बाद में बने। अब ऐसा भी हमें पता हो, और हर एक देश के संविधान का एक नाम भी होता है। आप सामने देख रहे हैं कि जैसे जर्मनी में, जर्मनी के संविधान को संविधान नहीं कहा जाता, वहां संविधान का नाम है वाइमर। क्या कहा जाता है वहां? वाइमर। जैसे कि आयरलैंड नाम का जो देश है, वहां संविधान को संविधान नहीं कहा जाता, या हम कहते हैं अपनी भाषा में आयरिश संविधान, लेकिन वो लोग अपने संविधान को ल्यूरेट्स ने हिरन कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूरेट्स ने हिरन। कनाडा में ये पाकिस्तान में दस्तूर पाकिस्तान कहा जाता है इसे। पाकिस्तान के संविधान का नाम है दस्तूर ए पाकिस्तान या आइन ए पाकिस्तान। ये उसे अपनी भाषा में, उर्दू भाषा में आइन ए पाकिस्तान कहते हैं। श्रीलंका में सोलबरी संविधान है। वैसे ही जापान में शोवा है। जापान का जो संविधान है उसे शोवा कहा जाता है, या तो शोवा कह दो या पूरा शब्द कह दो, शोवा संविधान, इसका नाम है शोवा। ऐसे ही भारत के संविधान का नाम है भारत का संविधान, इसका नाम है भारत का संविधान। ऐसे दूसरे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। अब कौन सा संविधान कब बना वो भी हम देख लेते हैं। अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व का सबसे पहला संविधान था। विश्व का सबसे पहला संविधान जो है वो अमेरिका देश ने बनाया था, जो कि लिखित रूप में था। इससे पहले, अमेरिका के पहले ब्रिटेन का नंबर आ गया था। ब्रिटेन ने जो संविधान बनाया था वो अलिखित था। आज भी वहां कोई लिखित संविधान नहीं है, वो अलिखित संविधान वाले देश है, जहां पर परंपराओं, जो परंपरा विकसित हो गई उसी को माना जाता है, और सरकार बाकी की चीजें संभालती है, संसद बाकी की चीजें बनाती है समय समय पर। तो विश्व का पहला संविधान जो लिखित रूप में आया वो अमेरिका का था, जो कि 1789 में लागू हुआ। चीन ने 1982 हमारे बाद, जापान ने हमारे साथ 1947 में, अफगानिस्तान ने 2021 में। अब देखो अफगानिस्तान का संविधान कब बन रहा है? 2021 में। बांग्लादेश का संविधान आजाद होने के बाद 1972 में। भूटान का संविधान 2008 में। म्यांमार का संविधान आपको दिख रहा है 47, 72 और फिर 2011 में 3 बार बनाया जा चुका है। चाइना, चीन जिसे हम कहते हैं, उसका संविधान भी बहुत बार बन चुका है। चाइना का पहला संविधान 1954, दूसरा 75, तीसरा 78 और चौथा 82 में बनाया गया। श्रीलंका का 1948, मालदीव का 2008, नेपाल का संविधान 2015 में बनाया गया। आप देख रहे हैं कितनी नवीनता है, कभी भी संविधान को बनाया जा सकता है।
खैर उसके लिए एक ऐसा प्रतिनिधि मंडल बनाना पड़ेगा। कुछ देश तो ऐसे हैं जिन्होंने बार बार संविधान को बनाया, जैसे जर्मनी में भी, फ्रांस में भी बार 2-3 बार इन संविधानों को बनाया गया है। ऐसी व्यवस्था है विश्व में। अब हम आते हैं कि जो भारत का संविधान बनाया गया, हमारा जो संविधान बना, हमारा भारत का जो संविधान बनना था बना, तो भारत का संविधान बना, उसका विचार क्या अंग्रेजों ने हमें दिया था या फिर उसका जो सभा है, संविधान की सभा, तो संविधान बनाने के लिए जो सभा बनी उसका विचार किसी भारतीय ने दिया था? वो कैसे पैदा हुआ, ये कैसे आइडिया आया कि एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग हों और वो मिलकर भारतीय संविधान का जो है निर्माण करें? तो भारत के संविधान के लिए जो सभा बनाई गई उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कौन कहता है कि ऐसी चीज होनी चाहिए, ऐसे बनाया जाए संविधान? शुरुआत विश्व में संविधान बनाने की फ्रांस से मानी जाती है। फ्रांस में पहली बार बनाने के लिए एक सभा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली का जो है शुरुआत हुआ था। आम जनता ने मिलकर एक संविधान बनाया था और उसी कॉन्सेप्ट को हम अपनाते हैं। अब आम जनता तो नहीं, क्योंकि भारत में आजादी के समय भी कितनी जनता थी आपको मैं बताऊं कि आजादी के समय भी भारत में 35 करोड़ लोग रहते थे। अब क्योंकि 35 करोड़ कोई एक लोग तो होता नहीं, एक व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 6 व्यक्ति तो है नहीं, सबके विचार, सबकी भाषा, सबकी लिपि, संस्कृति अलग अलग है। ऐसे में उनके प्रतिनिधि होने चाहिए। इसलिए इन 35 करोड़ में से 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति, अगर मैं यहाँ 10 लाख की जनसंख्या पर एक करूंगा तो मुझे 350 लोगों को छांटना पड़ेगा। हमने 350 को तो छांटा ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा, और टोटल मिलाकर 389 सदस्यों को चुना और उनके माध्यम से संविधान के निर्माण का काम किया, जिस संस्था को हम संविधान सभा आज की तारीख में कह देते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि संविधान बनाने के लिए जो सभा बनी, संविधान सभा जिसे हम कहते हैं, ये कैसे आई सामने, इसमें कौन था, किसने पहली बार विचार दिया, इन विषयों पर बात करते हैं। सबसे पहले संविधान बनाने का या संविधान सभा का विचार बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। पहली बार भारत में कोई भी व्यक्ति जो ये कहता है कि यार ऐसा कोई चीज होनी चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए कि भारत के लोग मिलकर भारत के लिए नियम बनाए, कानून बनाए, कायदे बनाए, वो विचार था स्वराज विधेयक के नाम से बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित एक विशेष रिपोर्ट में। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। 20वीं शताब्दी जब शुरू होती है तो उसमें पहली बार 20वीं शताब्दी में पहली बार गांधी जी इस विचार को लाते हैं। गांधी जी 1922 में कहते हैं कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। कभी कभी ये कोटेशन भी पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखना है। भारत में तीसरा जो ये प्रावधान की संविधान सभा होनी चाहिए, ये नेहरू रिपोर्ट में प्रकाशित होता है। 1928 में बनाई गई हमारे जवाहरलाल नेहरू के पिता जो थे उनके द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाई गई रिपोर्ट, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते थे, उसमें पहली बार कहा गया कि प्रथम संविधान निर्माण का प्रयास जो है वो इसी को माना गया कि किसी भारतीय ने भारत के लिए नियम बनाए हैं, ये प्रयास माना गया पहली बार। फिर वो व्यक्तिगत रूप से था। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1934 में रांची में हुए स्वराज पार्टी के एक अधिवेशन में की गई थी अंग्रेजों से कि आप भारत के नागरिकों को ये अधिकार दें कि वे भारत के लिए नियम बनाए। 1934 में व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा के गठन का विचार एक व्यक्ति हैं और विशेष व्यक्ति हैं, इन्हें ही सलाहकार कहा जाता है संविधान का, M.N. राय ने दिया था। बहुत अच्छे से इसे याद रखना है। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की चर्चा की गई थी। अभी तक कांग्रेस ने ये नहीं कहा है, कांग्रेस उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि हमें संविधान चाहिए, अब कहेगी। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा वो बनाकर दे देंगे हमको, ऐसा प्रस्ताव 1940 में लाया गया था। अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय लोगों को कैसे भी द्वितीय विश्व युद्ध
में शामिल कर लिया जाए। तो उनको लुभावने ऑफर्स दिए जा रहे थे। इसी तरह का एक ऑफर था अगस्त प्रस्ताव, और उस अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था कि भारतीयों आप हमारी मदद करो इस युद्ध में, युद्ध खत्म होने के बाद हम आप लोगों को एक सभा बनाकर देंगे जो आप सबके लिए कानून या संविधान बनाएगी। ये प्रावधान 1940 के अगस्त प्रस्ताव में था। बाद में क्रिप्स प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। उसमें सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि एक निर्वाचित सभा होगी युद्ध के बाद जो संविधान निर्माण करेगी। अभी भी भारतीयों ने इस मांग को माना नहीं। बाद में फिर और प्रावधान हुआ कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है और वो कहता है कि एक संविधान सभा का गठन करना चाहिए जो भारतीयों के लिए संविधान बनाए, और यहीं से शुरुआत होती है एक संविधान बनाने के लिए बनाए जाने वाले एक समूह की, जिसे हम संविधान सभा कहते हैं। भारत में बनाए जाने वाले संविधान सभा का आधार बनता है ये कैबिनेट मिशन। उससे पहले 2 बार अंग्रेज हमें ऑफर दे चुके थे, एक अगस्त प्रस्ताव में और दूसरा क्रिप्स मिशन में, लेकिन इन दोनों में पूर्णता और सत्यता नहीं थी, उसमें कुछ मिलावट थी। हम जैसी चाह मांगते थे, हम जैसी चाह रखते थे, वैसा प्रावधान कैबिनेट मिशन में किया गया, और इस कैबिनेट मिशन की मांग को कांग्रेस और बाद में मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया, और उसी के बाद फिर एक संविधान सभा बनती है। अब जो संविधान सभा है उसकी बातें समझो। संविधान सभा के प्रति कैसा दृष्टिकोण रहा। प्रारंभ में मुस्लिम लीग जो है उसने संविधान सभा का विरोध किया, उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अंबेडकर, जो भीमराव अंबेडकर हैं, जो कि उदासीनता एवं आंशिक विरोध अपनाते हुए उन्होंने शुरुआत में तो कहा कि नहीं, हम संविधान सभा नहीं चाहते, हम तो अंग्रेजों गुलाम रह करके ही अच्छे नियम चाहते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने 1935 के अधिनियम के आधार पर ही अगर नियम बनाए जाए जो कि ये प्रावधान करते थे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया जाएगा, तो अगर ऐसा होता है नए नियमों में तो फिर अंबेडकर ने कहा कि मैं उन्हें भी स्वीकार करूंगा। ऐसी दोनों की बातें आपको याद रखनी है कि मुस्लिम लीग ने भी पहले विरोध किया और अंबेडकर जी ने भी पहले विरोध किया, बाद में वो दोनों ही शामिल हुए। चलिए अभी उस यात्रा को शुरू करें। सबसे पहले संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसने कैसे संविधान बनाया, इस विषय पर चलने वाले हैं। वहां आपको याद रखना है 243, 2 4 3 4 6, ऐसे याद करो। 24 इसका डबल 48 होता है, लेकिन आप 46 याद करें और यहाँ 3 लिखें। ये तारीख है कैबिनेट मिशन के बनने की। कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब बनी या कब आई, तो 24 मार्च 1946 को 3 लोगों का एक ग्रुप भारत में आता है, जिसमें 3 लोग कौन कौन होते हैं, तो आपको कोड बनाकर याद रखना है KAL, क्रिस्टोफस एलेक्जेंडर और लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, AB एलेक्जेंडर और क्रिप्स। ये क्रिस्टोफर, एलेक्जेंडर और लॉरेंस, ये 3 व्यक्ति जो हैं वो भारत के लिए एक ऐसा ग्रुप तैयार करेंगे जो भारत के लिए नियम बनाएगा, जिसे संविधान सभा कहेंगे। ध्यान से याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जुलाई अगस्त महीने 1946 में आयोजित किया गया या कराया गया। यह चुनाव कुल 296 सीटों पर हुआ। अब हम समझते हैं कि पहले इसमें सदस्य कितने थे। आपको याद रखना है 3 8 9, 3 दूनी 6 होता है, लेकिन आपको 3 का पहाड़ा डिस्टर्ब करना है। वैसे अगर 3 6 9 होता तो 3 का पहाड़ा अच्छा हो जाता, लेकिन अब उसके बिहाफ पर ये याद रह जाएगा कि टोटल सदस्यों की संख्या 389 थी। उस 389 में 292 जो सदस्य थे वो चुन करके आने वाले थे, जो कि गवर्नर के क्षेत्र थे। उस समय 11 प्रांत हुआ करते थे भारत में। उन 11 प्रांतों में जो शासन चलता था वहां से 292 सदस्य चुनकर आने थे, जिन्हें गवर्नर के प्रांत कह दिया जाता था। 4 ब्रिटिश छावनियां थी जहां अंग्रेजों की सेनाएं रहती थी, तो 4 सदस्य उन प्रांतों से या आयुक्तों के प्रांतों से चुन के आने थे। और 93 जो लोग थे वो देसी रियासत के प्रतिनिधि, उस समय 561 देसी रियासतें भारत में थी, उनके कुछ कुछ के प्रतिनिधियों को शामिल करना था। इसलिए 93 प्रतिनिधि जो हैं
वो देसी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाएंगे। इनका चुनाव नहीं होना है, याद रखना, इनका चुनाव नहीं होगा। जबकि इन 4 और इन 292, तो 292 और इस 4 को जोड़ोगे तो 296 आएगा। इन 296 लोगों का चुनाव होना है। ये चुनाव के माध्यम से जो है वो सदस्य बनेंगे, जबकि ये 93 सदस्य जो है वो बिना चुनाव के ही सदस्य बन जाएंगे। कैसे चुनाव कराएंगे? तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनना है। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया से होगा। मतलब ऐसे नहीं होगा कि एक एक आदमी वोट डालेगा। ऐसे मान लेंगे कि हाँ भैया इस एरिया में जो सबसे ज्यादा स्वीकार्य नेता कौन सा है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया के माध्यम से पद्धति द्वारा इनका चुनाव होगा। और चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान के रूप में होगा। प्रत्यक्ष मतदान नहीं करना है, वोट नहीं डालना है, आ करके जो पेटी होती है ना, पहले बैलेट पेपर से वोट डालते थे, वैसा नहीं करना है। अप्रत्यक्ष मतलब 10 लोगों से पूछ लो या 1-2 हजार 50,000 की भीड़ से पूछ लो कि किसको नेता बनाना है, तो वो हाथ जिसकी तरफ खड़ा कर दे वो उनका नेता है। ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना है। इस तरीके से चुनाव का आयोजन किया जाता है। सीटों का विस्तृत वर्गीकरण होता है। अब फिर ये प्रावधान कि भैया कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, थोड़ा सा समझो इस कहानी को। संविधान सभा में सीटों का बंटवारा समुदाय के आधार पर किया जाता है कि हिंदू जहां रहते हैं वहां हिंदू को प्रतिनिधित्व मिले, मुस्लिम जहां रहते हैं वहां मुस्लिम को प्रतिनिधित्व मिले, सिख जहां रहते हैं वहां सिखों को प्रतिनिधित्व मिले, और बाकी सबको अन्य मान करके सामान्य कह दिया जाए। हिंदू को जरूरत नहीं प्रतिनिधित्व देने की क्योंकि सब हिंदू है, तो उसमें सामान्य मतलब हिंदू और सब अन्य। मुस्लिम के लिए 79 सीटें, सिखों के लिए 4 सीटें, क्योंकि पाकिस्तान जो बाद में बना वहां पहले भी मुसलमान ज्यादा रहते थे, तो उनके लिए उनके लिए मुस्लिम सीटें, जहां पंजाब है वहां सिख सीटें, और जहां सब लोग मिक्स में है वहां जनरल की सीटें लेकर के इस प्रकार से 296 सीटों को वर्गीकृत किया गया। 93 सीटें जो देसी रियासत से आनी थी उसमें ऐसा नहीं था। हो सकता है कि देसी रियासत की जनता जो है वो हिंदू हो और वो किसी मुस्लिम को चुनकर भेज दे, तो वो मान लिया जाए, वो मानोनीत सदस्य है, उसको राजा मानोनीत करेगा। अब प्रश्न हो सकता है कि भाई रियासतें तो भारत में 561 थी, फिर केवल 93 कैसे? तो कुछ कुछ जो छोटी छोटी रियासत थी वो 4-4 रियासत एक एक प्रतिनिधि भेज सकती थी, ऐसा प्रावधान था। नोट, इस पर आरक्षण लागू नहीं था, तो आरक्षण भी लागू था और सीट पर चुनाव भी लड़ना था। कहीं पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व था, कहीं मुस्लिम लीग का कोई प्रतिनिधि था। समझो इस बात को। चुनाव के परिणाम क्या होते हैं? इन 296 सीटों पर चुनाव का परिणाम इस प्रकार आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 208 मेंबर चुन करके आ जाते हैं, मुस्लिम लीग के 13 जो है सदस्य चुनकर आते हैं, और छोटे छोटे दल और स्वतंत्र जो पार्टी थी उनमें से 15 लोगों का चयन होता है। इस प्रकार एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा भारत में। अब आप सोचेंगे कि यार चुनाव तो जनता ने वोट डाला ही नहीं था, तो फिर कैसे? तो ऐसे कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां उस एरिया में जो रेंज रखती है, जिनकी क्षमता है, उनमें देख लिया कि कौन ज्यादा कैपेसिटी वाला है, कौन ज्यादा जनता का प्रतिनिधित्व करेगा, उसको बना दिया गया। कुल मिलाकर एक प्रकार का चुनाव ही था, लेकिन भारत में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम चुनाव करा लेते, इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव कराया गया। अब यहाँ आए, देसी रियासतों से शुरू हुआ। शुरू में देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया था, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके चुनाव में भाग लेने लगी और फिर उन्होंने भी अपने प्रतिनिधि भेज दिए। एक हैदराबाद रियासत ऐसी एकमात्र रियासत रही जिसने ना शुरुआत में ना मध्य में ना आखिरी में कभी भी हमारे संविधान बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। आप याद रखेंगे कि हैदराबाद रियासत ने पूरी तरह संविधान का बाइकॉट किया, उसने कभी ना अपना कोई प्रतिनिधि भेजा और ना ही उसने उसमें भाग लिया। संविधान सभा के गठन के समय जो स्थिति थी विश्व की, उसमें 3 बड़ी स्थितियां आपको याद रखनी है कि ब्रिटेन का राजा या रानी कौन था। तो जॉर्ज 6 उस समय ब्रिटेन का राजा या रानी था। प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का? वो क्लीमेंट एटली था, जो लेबर पार्टी के थे। और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस, जो भारत में
एक कैबिनेट मंत्री के रूप में आया था, मतलब ब्रिटेन का एक मंत्री जो भारत में आया इसलिए कि मैं भारत के लोगों को, कि वे कुछ लोग चुन करके एक संविधान सभा बनाने में मदद करूं। बेसिक आइडियोलॉजी, बेसिक समझ आपके दिमाग में पहुंच चुकी है कि कैसे धीरे धीरे इसे इमेजिन करना शुरू करें कि इस संविधान सभा में कौन कौन है। आगे मैं डिटेल देने जा रहा हूं। अब संविधान का निर्माण की प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है, उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट तिथियां और घटनाएं हुई, उन पर डिस्कशन करते हैं ताकि संविधान सभा वाला चैप्टर और अच्छे से समझ पाए, कोई भी प्रश्न हमसे ना छूटे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें केवल 211 सदस्य भाग लेते हैं। टोटल मेंबर्स कितने थे? 389। आपको बता चुका हूं मैं कि पहली बार में 389 सदस्य थे, लेकिन सबने राजी थोड़ी हो गए थे कि संविधान बनाने में हम आएंगे, भाग लेंगे। शुरुआत में केवल 211 सदस्य भाग लेने के लिए आए थे। कितने सदस्य भाग लेने आए थे? 211 सदस्यों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया कि हम तो इसमें भाग नहीं लेंगे क्योंकि भैया आपने हमको बराबर का मतदान नहीं दिया, हम चाहते हैं कि 50-50 दोनों को मार्जिन दो, जबकि आपने हमको तो केवल 73 सीटें दी, कांग्रेस को 208 दे दी, तो वो हर जगह अपनी बातें मनवाएगी, इसलिए हम विरोध करते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा जो इस सभा का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, जबकि अस्थायी अध्यक्ष जो है उनके साथ एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष भी बनाया गया जो बोलने में एक्सपर्ट थे और जबलपुर के ही रहने वाले थे। जबलपुर के फ्रैंक एंथोनी नाम के व्यक्ति को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। तो शुरू में सभा बनी, 211 लोग आए, उसमें जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था उसको सीट पर बिठा दिया गया कि आप प्रतिनिधित्व करो, वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। उनकी हेल्प के लिए एक आदमी और खड़ा किया गया जो फ्रैंक एंथोनी थे। इन दोनों ने मिलकर इस सभा को संभाला, लेकिन कुछ लोग बीच में इसको भंग करके चले गए, मुस्लिम लीग विरोध करने लगी। तो फिर 11 दिसंबर 1946 को सभा ने राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष या स्थायी अध्यक्ष चुना है, यहाँ लिखा है चुना, अपने में से बोलो कि किसको चुनना चाहते हो। तो फिर वहां कांग्रेस भी रेडी हो गई, मुस्लिम लीग भी रेडी हो गई, इसलिए जो है ये मामला थोड़ा ठीक रहा। उपाध्यक्ष क्रमशः सबसे पहले H.C. मुखर्जी को बनाया गया था, लेकिन बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो वीटी कृष्णामाचारी को बना दिया गया कि आप बन जाओ, को बनाया गया। BN राव जो थे उनको एक स्पेशल पोस्ट दी गई संविधान के सलाहकार की, जो पूरे समय संविधान की देखरेख करेंगे, संविधान के लिए सलाह देंगे, ऐसी एक और पोस्ट बनाई गई। दिमाग में इन चीजों को सेट कर लो, इमेजिन करते चलो जो मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, फ्रैंक एंथोनी की उपाध्यक्षता में एक मीटिंग होती है। मीटिंग बीच में भंग हो जाती है। 11 दिसंबर को फिर से आते हैं, राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है कि अब हमेशा राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्ष रहेंगे। पहले नंबर पे उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी को चुना जाता है, लेकिन वो बाद में इस्तीफा दे देते हैं, तो वीटी कृष्णामाचारी को चुना जाता है, वो बाद में अध्यक्षता करते हैं। BN राव जो कि एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व के 24 देशों का के संविधान का अध्ययन किया था। कितने देशों का? 24 देशों के संविधान का अध्ययन कर चुका ये व्यक्ति। इसको सलाह देने के लिए रखा जाता है कि आप बताना, जिसको 24 देश के संविधान रटा हुआ है वो कहे कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी। फिर 13 दिसंबर 1946 को ये सभा अपने आप में यूं सोचती है कि हमारा उद्देश्य क्या होगा, हमारा जो उद्देश्य हो उस पर हम आगे बढ़े, इसलिए उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, जिसे बाद में उसी समय अपनाया नहीं गया। देखो ये दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर पर विचार करेंगे अब इस पर सब लोग। 13 दिसंबर और फिर इसमें एक महीना जोड़ो, तो इसमें 15-20 दिन, एक महीना जोड़ोगे तो एक महीने बाद 22 दिसंबर आता है। 22 दिन तो ये और 22 दिन यहां से लो, तो 22 दूनी 44 दिन के बाद इस पर विचार होकर 22 जनवरी 1947 को सब लोग इससे सहमत हो जाते हैं कि हाँ ये जो उद्देश्य है ये संविधान सभा का अच्छा उद्देश्य, इसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है। दिमाग में धीरे धीरे चीजें सेट कर लो। चर्चा में भी रहे BN राव, प्रश्न आ सकता है, हाँ चर्चा में भी रहे हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है भाई शैलेश, ऐसी बातें बताते रहना बीच बीच में।
ये तीनों बातें अगर आपने नोट कर ली हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप देखते जाइए कि संविधान कैसे बना। तो संविधान बनते बनते उस सभा का पुनर्गठन हो जाता है। क्यों? क्योंकि संविधान में पहले पाकिस्तान के सदस्य भी शामिल थे, बीच में पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो जाता है, तो संविधान सभा का विघटन हुआ, वो दो भागों में टूट गई। इस 389 सदस्यों में से 90 सदस्य जो हैं वो चले गए पाकिस्तान की संविधान सभा में। पाकिस्तान की संविधान सभा में जब वो चले गए या पाकिस्तान के हिस्से में आई, तो फिर भारत के पास बच गए केवल 299 सदस्य। फिर ये 299 सदस्य मिलकर के हमारे संविधान का निर्माण करने वाले हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने पर संविधान सभा का विभाजन हो जाता है, अर्थात उसका पुनर्गठन करना पड़ता है, जो कि प्रारंभिक सदस्यों की संख्या 289 थी, जिसमें प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र से 296 और देसी रियासतों से 93 सदस्य थे। बाद में पुनर्गठन के बाद 299 सदस्य हमारे पास बचते हैं, जिसमें 229 जो हैं वो प्रांतों से और 70 देसी रियासतों से बच जाते हैं। फिर यही मिलकर हमारी संविधान सभा का निर्माण कर रहे हैं और यही हमारा संविधान अब बनाने वाले हैं। दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट कर लो, माने हमारा संविधान अब बनना शुरू हो गया है। चलो, तो बनना शुरू हो गया है, तो वो कितनी बार बैठक करेगा? संविधान सभा कितनी बार बैठक करेगी? संविधान सभा बहुत बैठकें नहीं करती है, याद रखना। संविधान सभा सारी मिलाकर के केवल 11 बार बैठक करती है। कितनी बार 11 बैठक करती है? 11 बार बैठक करती है। संविधान सभा का जो प्रारूप है, जो कि भीमराव अंबेडकर और उनके साथी, जिन्होंने प्रारूप समिति के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बनाया था। तो उस प्रारूप पर, संविधान सभा के या संविधान के प्रारूप ड्राफ्ट पर कुल 114 दिन तक विचार किया गया। असली में यही संविधान है। मई 1949 में राष्ट्रमंडल, आप समझते हैं उस समय जो अंग्रेजों के गुलाम होते थे, उन देशों को राष्ट्रमंडल देश कहा जाता था। भारत ने शुरू में उसकी सदस्यता नहीं अपनाई थी, लेकिन बाद में 2 साल बाद उसने सदस्यता अपना ली। तो 1949 मई महीने में हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता अपना ली थी। 22 जुलाई 1947 को इस संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को इसने राष्ट्रीय गान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान एक साथ याद कर लो। 22 जुलाई 1947 झंडा याद कर लो, हमारा झंडा जो है, हमारा फ्लैग जो है, हमारा जो तिरंगा है, वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। संविधान का निर्माण विभिन्न समितियों के माध्यम से किया गया था, किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया था। अलग अलग काम अलग अलग लोगों को दिए गए थे। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझो। 299 लोग अगर किसी एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे तो वो किसी एक डिसीजन पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो काम बांट लिया कि 5-6 लोगों का ग्रुप बनाया जाए, जिसे हम कहें समिति। क्या कहें हम? समिति। और वो 5-6 लोगों का ग्रुप किसी एक विषय पर विचार करके यहाँ रखे। अगर सब लोग उससे सहमत हो जाते हैं तो ओके कहें, उसको हम जोड़ देंगे संविधान में, और अगर सब लोग उससे सहमत नहीं होते तो उसको रिप्लेस करेंगे। ऐसा सिस्टम बनाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो समिति थी संविधान की, वो प्रारूप समिति है। प्रारूप समिति ने क्या किया? संविधान के ढांचे को बनाने का, प्रारूप को बनाने का, मसौदे को बनाने का काम किया। याद रखना, ये ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति कब बनाई गई थी? 2/9/8/1947, आजादी के समय अगस्त के महीने में 29 अगस्त को इसका गठन किया गया था। 15 अगस्त को तो हम आजाद होते हैं। 15 अगस्त के थोड़े से दिन बाद, 14 दिन और जोड़ दो उसमें, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद होता है, 15 अगस्त को भारत आजाद होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 29 आएगा, क्योंकि अगस्त महीना था, 1947 था। तो बस यही तारीख रट लो कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। तो ये प्रारूप समिति बन जाती है। इसके सदस्यों की संख्या 7 होती है। उसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर होते हैं। अध्यक्ष अंबेडकर। तो नाम रटने हैं, अंबेडकर, आयंगर, अय्यर। बोलो, अंबेडकर, अंबेडकर, आयंगर, अय्यर, मुंशी सादुल्ला खेतान। ऐसे नाम रटने के लिए मुंशी सादुल्ला खेतान और उनके सबके मित्र। बस इतना याद रख लो।
अंबेडकर अयंगर अय्यर, ऐसे बोलो, अंबेडकर अयंगर अय्यर। देखो 3 ए लिख दी, कितना सुंदर लग रहा है ना, अंबेडकर अयंगर अय्यर। फिर मुंशी मोहम्मद, क्या है ये मुंशी है, ये मोहम्मद है, मुंशी मोहम्मद माधव, MMM, कितना सरल हो जाएगा याद करना। अंबेडकर अयंगर अय्यर, मुंशी मोहम्मद और माधव, नाम याद हो रहे हैं, कोडिंग है एक प्रकार का, मैंने कोड इस तरीके से किया, अंबेडकर अयंगर अय्यर, मुंशी माधव और मोहम्मद। अब इन सब पर लगा दो एक चक्रा, मतलब ये खेतान, ये खेत बना दो इसको, तो ये खेतान, बस खत्म कहानी। अंबेडकर अयंगर अय्यर, मुंशी मोहम्मद माधव, और इन पर लगा दो ये खेतान का एक ग्रुप, मतलब एक चक्रा गोल गोल, बस इतना याद कर लो। याद रखना, पहले टीटी कृष्णामाचारी थे, जब इनका देहांत हो जाता है तो डीपी खेतान आते हैं। पहले एन माधव राव थे जो इस्तीफा दे देते, तो उनकी जगह बीएल मित्र को इस प्रारूप समिति में शामिल किया जाता है। बस इन दो के नाम याद रख लेना कि एक एम को रिप्लेस करना और इसे गोले को रिप्लेस करना है। गोला खेतान है, बड़ा आसानी से नाम याद हो जाएगा। कितना सा सरल सा सिस्टम है भाई, कि 3 ए लिखे 3 एम लिखे, 3 ए लिखो और 3 एम लिखो, ऐसे। ए फॉर अंबेडकर अयंगर अय्यर, मुंशी मोहम्मद और माधव, फिर इस पर लगा दो ये खेतान, खत्म। ये हो गए 7 लोग प्रारूप समिति के। सर ये बात कितनी सही की सारे संविधान को अंबेडकर जी ने बनाया, बिल्कुल गलत है और बहुत ही रद्दी ये बात है, बिल्कुल भी सही नहीं है समीना। और इस विषय पर मैं तो कोई भी वर्डिक्ट देना भी नहीं चाहूंगा। अगर संविधान को केवल भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, जो कि भारत के आधुनिक मनु कहे जाते हैं, तो फिर बाकी के 289 या जो 298 लोग थे वो क्या कर रहे थे? ये प्रश्न अपने आप में इतना बुरा है कि ये पूछा ही क्यों जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संविधान को भारत के नागरिकों ने बनाया है, इसीलिए संविधान की प्रस्तावना या उस पर जब साइन किए गए तो वहां लिखा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते और फिर साइन किए गए। तो ये बात अपने को दिमाग में रखनी है, और ऐसी फालतू की बात अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसकी सुननी भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं बनाया किसी एक व्यक्ति ने, सबने मिलकर बनाया, सबका बराबर योगदान, सबने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। किसी ने प्लस में पॉजिटिव बातें कही होगी तो किसी ने विरोध में बातें कही होगी, लेकिन अगर विरोध ना हो तो बातें सही नहीं होती। इसलिए सब मिलकर बराबर योगदान दिए इस संविधान को बनाने में। आगे बढ़ते हैं। संविधान का जो प्रारूप है वो 1948 में फरवरी में प्रकाशित हुआ। ये तो भारत की जनता के लिए भी बोल दिया गया था कि जाओ जनता अब उस प्रारूप को देख ले, और फिर जनता से सुझाव मांगे गए। देखो कितना प्यार से बनाया जा रहा है संविधान को, एक व्यक्ति कैसे बनाएगा। सबसे पहले प्रारूप बनाने का काम एक समिति ने किया, उस समिति ने पहली बार उसका एक प्रारूप बना लिया और उसे पेपरों में प्रकाशित कर दिया कि इसे भारत के घर घर तक पहुंचा दो। प्रारूप को बनाने में कुल 141 बैठकें उस समिति ने की थी, और भारत के लोगों के सुझाव, प्रस्ताव और शिकायतें, इनके लिए 8 महीने का समय दिया गया, और भारत के लोगों ने बढ़ चढ़कर उस चीज में भागीदारी की। भारत के हर नागरिक ने उसमें भागीदारी, जो उस समय थे अवेयर भारतीय नागरिक, उन्होंने उसमें भाग भी लिया। पहली बार 1948 के फरवरी में एक प्रारूप बना और उसे प्रकाशित कर दिया, और कहा भारत के लोगों को कि अब आप इसे पढ़ो और इसमें क्या सुधार करना है, क्या सुझाव है आपका, आपकी क्या शिकायत है, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, सब बताओ। 8 महीने तक भारत के लोगों ने ये किया। उसके बाद अक्टूबर महीने में, फरवरी से 8 महीने जोड़ो तो 1948 के अक्टूबर महीने तक चलेंगे हम, तो अक्टूबर मंथ तक ये दूसरा प्रारूप, मतलब उन सब बातों को जोड़कर गठा करके दूसरी बार उसका प्रारूप बनाया गया, और वो दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में प्रकाशित होता है। और अब संविधान की जो सभा थी वो इस पर चर्चा करना शुरू करेगी। हर एक लाइन को उन 299 लोगों के सामने बोला जाएगा,
और जब सब लोग सहमति देंगे कि हाँ हम स्वीकार करते हैं, उस बात को अप्रूव करते हुए मूल संविधान में लिखा जाएगा। जिस बात पे कोई एक व्यक्ति भी हाथ खड़ा करेगा कि नहीं मुझे स्वीकार नहीं है, वहां पर रुका जाएगा, वहां डिबेट होगी, आपस में चर्चा होगी कि ये नहीं तो क्या, तो फिर क्या अच्छा, क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए। ऐसी बहुत सारी बातें जो है वो इसमें शामिल की गई। 4 नवंबर 1948 को 5 दिन में पहली बार इसको पढ़ करके जनता उस समय की सभा के सामने रखा गया। 15 नवंबर 1948 को खंडवार एक एक हिस्से पर चर्चा होती है, और जो भीमराव अंबेडकर या उनकी समिति ने जो प्रारूप बनाया था उसमें 7653 बार संशोधन किया गया। कितना? 7653 संशोधन के प्रस्ताव लिए गए, जो 1949 तक चलता है। लगभग 17 अक्टूबर 1949 तक ये दूसरा वाचन चलता है जिसमें सब संशोधन कर रहे हैं हम। और फिर तीसरी बार अंतिम वाचन बन गया रेडी पोजीशन में, उसको फिर एक बार सबको पढ़कर सुनाना है कि देखो ये ऐसा बना है। वो होता है 14 नवंबर 1949 को। और जब 14 नवंबर से 24 नवंबर तक ये तीसरी बार बन जाता है, तो आखिरी में भीमराव अंबेडकर पूरी सभा के सामने कहते हैं कि ये बन गया है, अब इसे सब हस्ताक्षर करके पास करो। तो जब सब हस्ताक्षर करेंगे उसे भी एक प्रस्ताव के नाम से लाया जाएगा कि मैं भीमराव अंबेडकर ये जो हमने लिखा है संविधान, इसको आप सबके सामने समर्पित करता हूं और सब इस पे साइन करो अगर आप सही है तो फिर अक्टूबर में एक प्रस्ताव रखा गया जिसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। और फिर सब लोगों ने इस पर अपने अपने हस्ताक्षर किए कि हाँ हमने मिलकर बनाया है, हम इसको बनाने में शामिल थे। इस प्रकार से भारत का संविधान बना। शैलेश आपने कमेंट किया कि 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियों का प्रथम प्रारूप भी परामर्श समिति ने अक्टूबर 1947 में प्रस्तुत किया था। नहीं बेटा, साल गलत है, थोड़ा सा सुधार लो उसको, गड़बड़ है वो। चलो, इस तरीके से हमारा एक संविधान बन गया। अब ये जो संविधान बना, इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। संविधान निर्माण में कुल 64 लाख रुपए खर्चा हुआ है। संविधान का जो मूल प्रारूप है उसे इंग्लिश में लिखा गया है और हाथ से लिखा गया है। इंग्लिश में लिखा गया लेकिन हाथ से लिखा गया। इसमें जो शांति निकेतन उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक स्कूल खोला था, 1913 में खोला गया था एक स्कूल। इस 1913 में खोले गए शांति निकेतन नाम के जो स्कूल था, शांति निकेतन, इस शांति निकेतन के जो स्टूडेंट्स और टीचर थे उन्होंने इसको सजाया है। उनके टीचर्स और स्टूडेंट्स द्वारा इसको शांति निकेतन के टीचर्स और स्टूडेंट ने इसको सजाने में हेल्प की, लिखने में हेल्प की। इसमें नंदलाल बोस नाम के और राम मनोहर सिन्हा नाम के जो जबलपुर के नागरिक थे, उन्होंने इसको पेंटिंग करके, मतलब इसमें और अलग अलग टाइप की चीजें बनाई है, पेंटिंग की है उसमें। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने इंग्लिश में इसका वास्तविक जो ट्रांसलेशन है वो लिखा है। प्रकाशन भी हुआ इसका पहली बार देहरादून में। भारत का एक संस्थान है जो अब जंगलों के लिए, वनों के लिए, इन सब के लिए काम करता है। तो देहरादून की एक संस्थान इसको पहली बार, उसकी फोटोकॉपियां होकर के भारत के अलग अलग हिस्सों में जाएगी ना, वो होती है, प्रकाशन उसका वहां से होता है। इसे 26 नवंबर 1949 को पारित किया जाता है। पारित किया जाता है समझते हो ना, लागू होने के लिए जो सिस्टम बनाया गया कि लागू तो अगली तारीख से होगा, लेकिन आज पारित हो गया। 299 सदस्यों में से केवल 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि कुछ मर गए थे, कुछ असहमत थे। संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं आधुनिक मनु की संज्ञा इनको दी जाती है। 26 जनवरी 1949 को 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया जाता है। 26 नवंबर 1949, ये 26 जनवरी लिखा है, 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू कर दिए जाते हैं। और फिर 26 जनवरी का वेट किया जाता है, क्योंकि वो यादगार दिवस था। 1930 में पहली बार हमने झंडा फहरा लिया था इस दिन, तो उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने के लिए थोड़े से दिन वेट करना है, 2 महीने। और 1950 में जब 26 जनवरी आएगी, तो
तो उस दिन हमारा पूरा देश का संविधान लागू होगा पूरी तरह, मतलब संविधान 2 बार लागू हो गया। पहला 1949 में, जब उसके 1949 में जब उसके 15 जो असली अनुच्छेद थे, जिनसे चुनाव होना था, जिनसे देश का सबसे बड़ा अधिकारी राष्ट्रपति चुना जाना था, उन सबको, जिससे नागरिकता के सिस्टम तय किए जाने थे, वो सब पहले ही लागू कर दिए और बाद में कुछ चीजें लागू की गई। तो बाकी का जो पूरा संविधान है, 15 अनुच्छेद शुरू में लागू हो गए, बाद में पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। अपने दिमाग में सेट कर लो, संविधान की 11 बैठकों में से 24 जनवरी 1950 भी शामिल है या 25 जनवरी 1949? बेटा 24 जनवरी 1949 24 जनवरी 1950 को कोई बैठक नहीं हुई थी, वो बैठक नहीं थी हमारी संविधान सभा की, क्योंकि अब संविधान सभा तो लास्ट बैठक 24 नवंबर 1949 को करके समाप्त तो हो जाती है, अब वो कोई बैठक नहीं करेगी, ये उतनी ही है। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि संविधान सभा जिसमें 389 सदस्य थे, कितने सदस्य थे? 389। जब पाकिस्तान अलग हो गया तो हमारे पास बच गए 299। उसमें महिलाएं कितनी थी? तो याद रखना, उसमें 15 महिलाएं थी, और 15 महिलाओं में कुछ बहुत भयंकर महिलाएं भी रही होंगी, उनके नाम पढ़ लेते हैं। विजया लक्ष्मी पंडित, जो नेहरू जी की बहन थी, कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली महिला भारत की विजया लक्ष्मी पंडित ही है। 1937 में यूपी, जो पहले संयुक्त प्रांत हुआ था, उसकी विधानसभा से नियुक्त होकर स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। 1953 में यूनाइटेड नेशन जो महासभा होती है, उसमें भारत की तरफ से भाग लेने वाली विश्व की प्रथम महिला थी, या भारत की जो महिला, विश्व की पहली महिला जो यूनाइटेड नेशन के असेंबली में जाकर के कुछ बोलेगी, वो बनती है विजया लक्ष्मी पंडित, बहुत इंपॉर्टेंट महिला। उसके बाद सेकंड नंबर पर भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनती है राजकुमारी अमृता कौर, ये भी संयुक्त प्रांत यूपी से चुनी गई थी। 1947 से 1957 तक भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री रही। समान नागरिक संहिता लाने का प्रस्ताव भारत की संविधान सभा में इन्हीं ने रखा था। वे जो हम बोलते हैं ना आज, जिस पर हम बहुत सारी बातें कहते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाई जाए, भारत के संविधान में रखनी चाहिए, ये किसने रखा था प्रस्ताव? तो ये राजकुमारी अमृता कौर ने ही हमारी संविधान सभा के सामने कहा था कि भारत को यूसीसी अपनाना चाहिए। फिर भारत के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि हाँ होना चाहिए, लेकिन आज भारत की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इसे अपना ना सके। जब भारत के लोग पढ़ लिख जाएंगे, जब हम थोड़े इंटेलेक्चुअल बन जाएंगे, थोड़े से और अगली स्टेप में चले जाएंगे समझ की, तो हम यूसीसी लागू करेंगे। इसलिए इसे एक अधिकार के रूप में नीति निर्देशक तत्व में शामिल कर लिया गया। आर्टिकल 44 यूसीसी का ही कॉन्सेप्ट बताता है, याद रखना। सरोजनी नायडू 1925 में कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष और प्रथम भारतीय महिला, यूपी की पहली राज्यपाल थी, भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। भारत की इनको कोकिला कहा जाता था। एक बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती थी जो भारतीय संविधान सभा का सदस्य रही। 3 महिलाओं के नाम मैंने लिए, विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर और सरोजनी नायडू, और तीनों उत्तर प्रदेश की हैं। नो डाउट तीनों की तीनों उत्तर प्रदेश की। क्यों है? क्योंकि भाई भारत में 11 तो प्रांत ही थे, और उसमें जो भारत का सबसे बड़ा हिस्सा था वो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश था। आज भी भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो यूपी है, क्योंकि यूपी अकेला 21 करोड़ जनसंख्या का नेतृत्व करता है, 10% के आसपास, और बाकी के राज्य छोटे हैं। हम मध्य प्रदेश 7 करोड़ वाले हैं, उत्तर प्रदेश अकेला 21 करोड़, 3 गुना बड़ा है, तो वहां से ज्यादा लोग होंगे ना, सिंपल लॉजिक। अगला, सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, ये भी उत्तर प्रदेश की थी। पूर्णिमा बनर्जी पश्चिम बंगाल, लीला रॉय पश्चिम बंगाल, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रॉय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलुयुथन, बेगम एजाज रसूल, ये एकमात्र मुस्लिम महिला है संविधान सभा की सदस्य बनेगी। अम्मा स्वामी नायंकर और एनी मस्की रोनी, 15 टोटल महिलाएं जो हैं वो भारतीय संविधान सभा में भाग लेती हैं। आनंद भवन भी यूपी में ही, हाँ आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू का घर है बच्चा, जवाहरलाल नेहरू के घर को ही आनंद भवन कहा जाता है, जहां हमारी जो विजया लक्ष्मी पंडित है, ये जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये सब पले बड़े जिस घर में, उसी को आनंद भवन कहा जाता है।
अब हम देखते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि भैया हमारा जो संविधान बना उसमें 15 महिलाएं थी। अब ये भी देख लेते हैं कि जो 299 सदस्य थे वो कहाँ से कितने आए थे। बड़ा बड़ा मोटा तौर पर देख लो, यूपी से 55 सदस्य थे, एमपी और सीपी बराड़ से केवल 17 सदस्य थे, क्योंकि 17 34 17 51 3 गुना बड़ा है ना, वहां से ज्यादा लोग होंगे। कौन सी रियासत से कितने थे, तो भोपाल रियासत से एक, इंदौर रियासत से एक, ग्वालियर रियासत से 4 सदस्य, सबसे ज्यादा मैसूर रियासत से थे 7 प्रतिनिधि। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना आप सब लोग। मैसूर रियासत से 7 प्रतिनिधि, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। एमपी के 3 एरिया, भोपाल से एक, इंदौर से एक, ग्वालियर से 4 प्रतिनिधि थे, यह याद रख लेना। बड़े बड़े नेता किस किस जगह से चुने गए थे वो भी याद रख लो। जैसे वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो महाराष्ट्र से चुने गए थे, अंबेडकर भी महाराष्ट्र से चुने गए थे, लेकिन बाद में वहां की बजाय ये पश्चिम बंगाल को अपनाते हैं, लेकिन संविधान सभा में इनका चयन महाराष्ट्र से है। जवाहरलाल नेहरू संयुक्त प्रांत से, राजेंद्र प्रसाद बिहार से। इस तरीके से कुछ बड़े बड़े नेताओं के नाम हमने ले लिए। अब हम आते हैं किस प्रांत से कितने सदस्य थे। कुछ खास खास लोगों के ही नाम बता रहा हूं, सबके नहीं बताऊंगा। देखो, उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत जो था उससे राजकुमारी अमृता कौर, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है, मध्य प्रांत जो बाद में मध्य प्रदेश में मिलाया जाता है। भगवंत राव मंडलोई, हरि सिंह गौर, ये सागर के हैं। हरि सिंह गौर जिनके नाम पर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय 1946 में बनाया गया था, याद रखना, मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी। मद्रास से नीलम संजीवा रेड्डी, जो पहले विपक्ष की जो पहले बिना विपक्ष के या विपक्ष की सहमति से भारत के राष्ट्रपति बनते हैं बाद में। दक्षायणी वेल्लुयुथन महिला है। पट्टाभी सीतारामैया, ये जो भारत के पहले मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बनते हैं ना, पट्टाभी सीतारामैया, ये मद्रास की तरफ से हमारी संविधान सभा का हिस्सा थे। महाराष्ट्र, वहां से हंसा मेहता, बाबा साहेब अम्बेडकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि उन्हीं की प्रारूप समिति हमारी संविधान सभा हमारी लोकसभा के पहले अध्यक्ष बनते हैं। तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं। वल्लभ भाई पटेल, संयुक्त प्रांत जो कि यूपी है, वहां से जीवी पंत, गोविंद वल्लभ पंत, हृदयनाथ कुंजरू, आचार्य कृपलानी, सुचेता कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, विजया लक्ष्मी पंडित, जॉन मथाई, ये इनके दोस्त हैं। तो इस तरीके से कुछ लोग यूपी से चुने जाते हैं, कुछ एमपी से। एमपी तो था ही नहीं, एमपी तो बाद में बना ना। एमपी में कहीं मध्य प्रांत है, कहीं संयुक्त प्रांत है। और आगे बढ़ते हैं, हमने मोटा मोटा इसमें से कुछ लोगों के नाम याद कर लिए हैं। निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति, हाँ बच्चा, निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, सही बताया। अब कुछ कोटेशंस बता दूं जो संविधान सभा के बारे में किसी किसी विद्वान ने बोला है। एग्जाम में कभी कभी ये भी आ जाता है, संविधान सभा के लिए बोले गए कुछ कोटेशन। तभी संविधान सभा ही एकमात्र संयंत्र है जो आत्मनिर्णय के सिद्धांत के साथ संगत है, जिसे आज ब्रिटिश जनों और भारतीय दोनों ने स्वीकार किया। ये एम वेंकट रमैया ने कहा था भारतीय संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा केवल हामी भरने का इकाई नहीं है, ये भीमराव अंबेडकर ने कहा। यहाँ आओ, विरोध करो, बातें कहो, ऐसा कहा था अंबेडकर ने। संविधान सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही संविधान सभा, ऐसा आइवर जेनिंग्स ने कहा था। संविधान सभा सारे भारत की लघु झांकी प्रस्तुत करती है, ऐसा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। याद रखना है, कोटेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। जनमत का कोई भी ऐसा वर्ण नहीं जिसे संविधान सभा में प्रतिनिधित्व ना मिला हो, ये के संथानम ने कहा था। संथानम समिति पढ़ते हो ना, ये वही के संथानम है। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, ऐसा बी आर अम्बेडकर ने कहा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा और उसके हृदय के समान है, ये बी आर अम्बेडकर ने कहा था। यदि कोई संविधान जनमानस की आकांक्षाओं को अनुरूप हो तो वहां खोखला है, अनुरूप नहीं है तो वहां खोखला है, क्योंकि संबंधित समाज को वो पीछे ले जाएगा, ऐसा नेहरू जी ने कहा था। वकीलों का स्वर्ग संविधान सभा को अम्बेडकर ने कहा और संविधान को भी कहा। हार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने कहा। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। यह एक सामाजिक क्रांति और समाजवाद का दस्तावेज है। संविधान सभा और संविधान के बारे में ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा था। कुछ 6-7 बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, बस इतना ही तो है। और आगे बढ़ते हैं।
संविधान बनाने में कुछ समितियों का भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया। पूरा संविधान एक व्यक्ति नहीं बना सकता था, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया। पहला, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू को दी गई। तो याद रखना, जितनी भी शक्ति की बातें होंगी वे सब जवाहरलाल नेहरू के पास में होंगी, क्योंकि अंततः प्रधानमंत्री कौन बनता है भारत का? जवाहरलाल नेहरू, याद रखना। संघीय संविधान समिति, तो संघ शक्ति ऐसे सारे सब्जेक्ट नेहरू जी के पास में। प्रांत, क्योंकि सब राज्यों को मिलाकर एक करना था ना, तो भाई की जरूरत है, वल्लभ भाई पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, बी आर अम्बेडकर। परामर्श देना है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है उससे लेंगे, पटेल साहब से लेंगे, सरदार जी से लेंगे, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेंगे। वैसे भी हम परामर्श किससे लेते हैं? जो अपनी, जिसे हम अपना भाई समझते हैं। तो परामर्श समिति के अध्यक्ष भाई थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखना। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति भी इस परामर्श समिति को कहते हैं, ये उसी का हिस्सा है। प्रक्रिया नियमन समिति, प्रक्रिया कौन बनाएगा? वो बनाएगा जो सभा का अध्यक्ष होगा, इसलिए राजेंद्र प्रसाद को बनाया। राज्यों के लिए समिति, ये जवाहरलाल नेहरू के पास थी। संचालन कौन करेगा? जो सभा का अध्यक्ष होगा, इसलिए राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष है। तो ये 8 बड़ी समितियां हैं और 13 छोटी समितियां हैं। उन 13 छोटी समितियों पर भी नजर मार लें, लेकिन उसके पहले कुछ उप समितियां भी हैं। एक जो वल्लभ भाई पटेल की परामर्श समिति है ना, उसकी उप समितियां हैं 5, उसकी 5 उप समितियां हैं, वो याद रख लो। मौलिक अधिकार उप समिति, जेबी कृपलानी। तो मौलिक अधिकार आदमी की जेब में रख दिए, जेब में रख दिए, इसलिए मौलिक अधिकार के अध्यक्ष उप समिति के जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक हमेशा मूर्ख होते हैं, ऐसे लोग जो अपने आप को अल्पसंख्यक माने वो मूर्ख है, इसलिए मूर्ख जी याद करने के लिए बोल रहा हूँ, वास्तव में नहीं है ना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य हैं, हमारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष रहे। उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र के लिए गोपीनाथ बारदोलिया समिति, छोड़े गए और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए ए बी ठक्कर समिति, उत्तर पश्चिमी सीमा के लिए खान अब्दुल गफ्फार खान समिति, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनके नाम से बनाई गई ऐसी 5 उप समितियां, जिनका एक अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके उपाध्यक्ष अपने आप में अलग अलग है, परामर्श समिति है। अगले वाले पे आते हैं, वो 13 छोटी छोटी समितियां जो संविधान को बनाने में भाग लेती हैं। पहला, नागरिकता। नागरिकता जो है वो कहाँ से आती है? वो आचार्य जी से आती है। आचार्य जी जो है एस वर्दाचारी, नाम है एस वर्दाचारी। सर्वोच्च न्यायालय समिति, वो भी एस वर्दाचारी है। विधिक एवं कर्मचारी स्टाफ समिति, राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज, राजेंद्र प्रसाद। सदन समिति, बी पट्टाभी सीतारामैया। कार्य संचालन समिति, एम के मुंशी। संविधान सभा के कार्यों हेतु समिति, जेवी मावलंकर। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए बी पट्टाभी सीतारामैया समिति। संघीय संविधान के वित्त को देखने के लिए मोती नलिनी रंजन ने ही वित्त देखा था भैया, ये जो 64 लाख रुपए खर्चा आता है ना, वो यहीं से है। भाषाई प्रांतों की समिति, एस के धर आयोग। आप सबने सुना होगा ना कि पहली बार भारत में प्रांत बनाने के लिए एस के धर आयोग बना, फिर जेवीपी समिति बनी, फिर राज्य पुनर्गठन आयोग बना, तो वो यहीं से, ये एस के धर उसी के अध्यक्ष है। प्रारूप संविधान की जांच के लिए जवाहरलाल नेहरू की समिति। प्रेस दीर्घा, प्रेस में कौन बोलेगा, तो वो उषा नाथ सेन समिति। और क्रेडेंशियल समिति, गुप्त चीजों के लिए अल्लादी कृष्णमा स्वामी अय्यर समिति। ऐसी 13 और समितियां, सोचो, 8 बड़ी, 5 उप समिति और 13 छोटी समितियां बनाई गई संविधान में, और इन्होंने सबने अपने अपने काम किए, तब जाके संविधान बना है। बहुत मेहनत की लोगों ने। अंततः कुछ तारीखें इस संविधान की सभा के जो है उसके निचोड़ में से निकलती हैं, जैसे 9 दिसंबर को संविधान की पहली बैठक या संविधान सभा का गठन, 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव, 24 मार्च को कैबिनेट मिशन आया, 22 जुलाई को राष्ट्रध्वज अपनाया, 23 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जो है पारित हुआ। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत हमने भारत पाकिस्तान को अलग करने का प्रस्ताव रख लिया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी। 26 नवंबर को संविधान स्वीकृत हुआ।
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, ये वास्तविक बैठक नहीं है। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान राष्ट्र ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बना दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया और उसे गणतंत्र बनाया गया। ये तारीखें हैं, रट करके रखनी है। हमारी जो संविधान सभा वाला चैप्टर हमारे संविधान में है, हमारे सिलेबस में है, उसमें आपको बस इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। सामान्यतः मूल रूप से यहीं से प्रश्न बनते हैं। संविधान का स्रोत क्या है, इससे एक छोटे से पॉइंट से कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन मेरा आप सब लोगों से ये सुझाव है कि हमारे सिलेबस में संविधान संविधान के रूप में नहीं दिया गया है, उसमें से कुछ चीजें छांट करके दे दी गई है, पूरा संविधान नहीं दिया है। तो पूरा संविधान हमें पढ़ना भी नहीं है, हमें उसमें से कुछ हिस्सा पढ़ना है, वो आप सब लोग कवर करें। इसी मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से इस पूरे चैप्टर को समझ गए होंगे। जहां भी कोई भी परेशानी, आफत, दिक्कत, दुविधा, कोई भी परेशानी हो, मुझे आप बताएं, आप मुझसे प्रश्न करें। मुझसे आप जितना प्रश्न करोगे मैं उतना डीप में इस सब्जेक्ट का नॉलेज आपको दे पाऊंगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट की पकड़ गंभीर रूप से आपको अपने आप में रखनी है, क्योंकि यहाँ से कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, घुमावदार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पकड़ना है। याद रखो, अगर एमपीपीएससी प्रीलिम्स निकालना है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स निकालना है, तो यूनिट 5 से लेकर 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनकी प्रैक्टिस खूब करनी होगी, क्योंकि 1, 2, 3, 4 में 2 सब्जेक्ट है, इतिहास और ज्योग्राफी, वो लगभग आपके तैयार हैं, वो बहुत बार आपने पढ़ा हुआ है, बस उनमें रिवीजन करना होता है। 5 इसलिए क्योंकि उसमें एमपी का पोर्शन बढ़ा करके इन्होंने सिस्टम को थोड़ा गड़बड़ किया। 6, 7, 8, 9 पूरा नया सिलेबस है, इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। आशा करता हूं कि इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, क्वेश्चंस लगाते रहेंगे, मुझसे प्रश्न करते रहेंगे। चलिए अब मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।